हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ योगेश। और आज हम जानेंगे साइंस के फोर्थ चैप्टर के बारे में, वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं के समूह, उनके आकार, आकृति और अन्य कई आधारों पर हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले हम हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बारे में जानते हैं, ये कैसी हैं और इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। जैसा कि हमने शुरू के चैप्टरों में देखा है कि हमारे भोजन और हमारे वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हमने अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं जिनमें अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग एवं गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि बताया, इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण, ये सभी ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुओं की पहचान कीजिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल की गेंद, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपने सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इस सब में सेब, संतरे तथा घड़े जैसे वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिसे खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों मतलब वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिसे हमने अध्याय 1 की सारणियाँ 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया था। हमने फर्स्ट चैप्टर में इन सबको, जैसे खाने वाली वस्तुओं की सूची बनाई थी, उसको गोल आकृति के वाले चीज़ों में रख सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की हम सूची हमने अभी बनाई है, इसमें से कुछ वस्तुएं इस समूह से भी कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। ठीक है, हम आगे देखते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप। इसी प्रकार बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। जितने प्लास्टिक की बनी वस्तुएं हैं उनके अगर बांटा जाए। अंतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग होते हैं। अब इन्हें कई आधारों पर बांटा जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उनके आधार पर बांटा है। अभी तक हमने जिन वस्तुओं को बांटा है उनकी आकृति और वो किस चीज़ के बने हैं उसके आधार पर बांटा है। अब हम आगे देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। हमारे सभी वस्तुएं एक या कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज तथा पंख तथा मृदा हो सकते हैं। पंख मतलब भी मिट्टी होता है कि हो सकते हैं। ये सभी वस्तुएं इतने प्रकार की चीज़ें या और अधिक चीज़ों से मिलकर बने हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? ठीक है, अब हम एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं। क्रियाकलाप पहला। आइए हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। आप ये प्रयोग अपने विद्यालय में कर सकते हैं। तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए एवं पहिए का आरा इत्यादि हो सकते हैं। कुछ और जैसे बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू हैं। इन वस्तुओं को एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें हैं। तो आगे हम देखते हैं। ये सब चीज़ें इनके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं, इन्हें तो दरवाजे या घर में तो ला नहीं सकते। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी की बनी है। अब इनको हम दो भागों में अलग करते हैं, कागज एवं लकड़ी की बनी हुई वस्तुओं के आधार पर।
इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इसमें एक समूह सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है और दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। एक वस्तु वो हो गई जो लकड़ी या कागज से बनी है और अदर वस्तु वे हो गई जो इन सब चीज़ों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कुछ चीज़ लकड़ी की हो गई और कुछ चीज़ अन्य वस्तुओं की हो गई, इसी आधार पर हम खाना पकाने वाली वस्तुओं का भी विभेदन या उसे अलग कर सकते हैं। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 सूची में बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। हम इन सभी के बारे में हम अगले सारणी में जानेंगे। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके पदार्थों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होगी। ऐसे कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक एवं अभिभावकों से विचार विमर्श या पूछ सकते हैं। अब अन्य चीज़ें जो हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है उसके लिए हम बताएंगे और आपके टीचर जो स्कूल के वो बताएंगे। ठीक है, अब ये सारणी क्या है? सारणी है ये हमारी वस्तुएं एवं पदार्थ जिनसे ये बने हैं। जैसे प्लेट हुआ, ये इस्पात, कांच, प्लास्टिक और अन्य चीज़ों से बनी होती है। जैसे पेन हुआ, प्लास्टिक एवं धातु से बनी होती है। अन्य वस्तुएं जैसे ले ले आप, कोई भी बर्तन हुआ, स्टील का हो गया, कांच का हो गया, प्लास्टिक का अन्य चीज़ें हो गई। जैसे कैंची हो गई, लोहे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है। अन्य चीज़ें प्लास्टिक की, उसमें प्लास्टिक उपयोग हो सकता है उसको पकड़ने वाले स्थान पे। अब हम आगे एक्टिविटी 2 देखते हैं। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। जिसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के अधिक पदार्थों को आप सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाले उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है। उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, इन सब सारणियों से हमें यह पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं की कई ढंग से समूहों में रखा है। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। हमारी चारों ओर की जो वस्तुएं हैं एक पदार्थ से नहीं बनी है, वो कई प्रकार के पदार्थों से बने हैं। कोई लकड़ी का बना है, कोई कागज़ का बना है, कोई प्लास्टिक का बना है, कोई धातु का बना है। इनमें कई विविधता पाई जाती है। अब जैसे आगे दिया है, कई बार तो कोई वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। अब कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही पदार्थ से नहीं बने होते। कई वस्तु ऐसे होती हैं वो कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। लकड़ी, लोहा, मिश्रित पदार्थ होते हैं वो। तो ऐसा भी होता है कि कुछ एक ही वस्तु तो कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई वस्तु बनाने के लिए, जैसे हमें टेबल बनाना है, उसके लिए हम लकड़ी ही लें? ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। ऐसा लगता है कि अभी हमने विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, वो तो आवश्यकता है ही। आगे देखते हैं हम पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं? किस वस्तु के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग करना आवश्यक होता है? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या आप सोच सकते हैं कपड़े का गिलास बनाया जा सकता है क्या?
अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। हमने चैप्टर 3 में देखा था कि कपड़े एक एक तंतुओं से मिलकर बना होता है। वो द्रवों को रखने की शक्ति उसमें नहीं होती है, नहीं तो द्रव पूरा नीचे गिर जाएगा। तो अब हम इसलिए कपड़ों का गिलास नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए अब यदि हम कपड़ों का गिलास बनाए तो यह हमारा एक कार्य काफ़ी हास्यास्पद होगा। लोग हमारे ऊपर हंसेंगे क्योंकि कपड़े का गिलास नहीं बनाया सकता, उसमें पानी रुकेगा ही नहीं, हास्यास्पद प्रतीत होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए, ऐसा पदार्थ उस पदार्थ के गुणों का उपयोग की जाने वाली वस्तु का ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है, क्योंकि कपड़ा जल को रोक नहीं सकता। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अब हम कौन सी वस्तु बना रहे हैं उसके पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं, इसके गुणों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। नीचे कुछ उनके गुणों के बारे में, वो कैसे होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। जैसे लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। जो लकड़ी है वो लोहे से या कोई भी धातु है उससे अलग दिखाई पड़ेगा, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जा सकती हैं। ये सभी चीज़ें, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, ये सभी धातुएं हैं। इनमें कुछ ये भी भिन्न है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ समानताएं पाई जा सकती हैं, जो कि लकड़ी इन सब से अत्यधिक भिन्न है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 3 है उसको देख लेते हैं। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे टुकड़े पर एकत्र कीजिए। क्या इसमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? अब इतने चीज़ों को हम एकत्र करेंगे तो उसमें तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, ये सभी चीज़ें चमकीली है। चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब ऐसे ही अनेक शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे ताज़ा कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। अब जो एल्युमिनियम है, कागज है, चाक के टुकड़े हैं, तांबे की तार है, इसे अलग अलग काटिए और काटे गए पृष्ठों को ध्यान से देखिए। क्या जहाँ पर काटा गया वहाँ पे चमक है? आपने क्या पाया? इन पदार्थों में से कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। अब हम जैसे जंग लगा लोहा जो होता है उसको काटते हैं तो जहाँ काटते हैं वहाँ पे चमकता है। ये सभी धातुएं जैसे एल्युमिनियम हुई, तांबे का तार हुआ, ये सभी भी वहाँ चमकेंगे। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है। क्या आप अन्य पदार्थों में इन प्रकार की वस्तुओं को चमक अथवा धुती देखते हैं? धुती मतलब चमक ही होता है। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से उन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितनी भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं कीजिए। एवं धुतिवान तथा धुतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। मतलब हमारे कक्षा में हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, लगभग जितनी धातुएं या अन्य वस्तुएं, उनको काट कर देखिए। अगर वे चमकती हैं तो वो धुतिवान हुई, अगर वो नहीं चमकती हैं तो धुतिहीन हुई। मतलब जो चमकीली नहीं है वो धुतिहीन है और जो चमक रही हैं वो धुतिवान है। जैसे लगभग सभी धातुएं जो हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब चमकेंगी। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे धुतिवान है अथवा नहीं है। आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो आप रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वह चमकीली है या नहीं है। पदार्थ जिनसे इस प्रकार की धुती होती है वे प्रायः धातु होते हैं। वे पदार्थ जिनमें चमक होती है वे धातु होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। जैसे मैंने ऊपर बताया
कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। जैसे लोहा हुआ, उसमें जंग लग जाती है तो द्युतिहीन हो जाती है, वो चमकहीन हो जाती है। ऐसा उन ऐसा उन पर वायु एवं नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। जैसे मैंने लोहा बताया, उस पर जंग लग जाते तो वो कहाँ वो तो धुतिहीन या चमकहीन हो जाएगा। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप को भ्रमण करें तो धातु के छड़ों को ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखने में किसी इसमें धुति है या अथवा नहीं है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब इसको एक अन्य प्रकार से भी बांटा जाता है। जैसे पहले क्या चमक के आधार पर किया, अब ये कठोरता, कौन सी चीज़ कितनी कठोर है। अब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में दबाते हैं तो उसमें कुछ को दबाना या संपीड़ित करना, दबाना मतलब या संपीड़ित करना कठिन होता है। जैसे लोहा, कोई भी धातु है, उसे दबाना उतना आसान नहीं होता अन्य वस्तुओं के मुकाबले, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं या दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप एक धातु का टुकड़ा लीजिए, उसकी चाबी लीजिए और जैसे लकड़ी का टुकड़ा हुआ, मोमबत्ती हुआ, चाक, एल्युमिनियम का टुकड़ा, इन सब पे रगड़ने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, चाक, इन सब पे आप आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोंचा नहीं जा सकता वे कोमल पदार्थ हैं। ठीक है, वे क्या हैं जो आसानी से खरोंचे या दबाए नहीं जा सकते, वो क्या है, कोमल पदार्थ हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिसे संपीड़ित अथवा संपीड़ित करना कठिन है, जितने लगभग धातुएं हैं, लकड़ी है, वे कठोर पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है। जैसे रुई को आप दबाएंगे तो बहुत आसानी से दब जाएगा, जबकि लकड़ी एक कठोर पदार्थ है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। अब दिखावट में क्या क्या, जैसे द्युति मतलब चमकीला होना, कठोरता उनकी वो कितने सख्त हैं, वो कितने कठोर हैं। रुक्ष मतलब वो अगर वो उनका तल खुरदुरा है तो वो भी दिख जाएगा। ये हम उनके देखने के आधार पर उन्हें बांट सकते हैं, और अगर वे चिकने हैं तो उन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं। क्या आप अन्य पदार्थों के गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं, जिसे हम देख के उनका वर्णन कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा विलेय अथवा अविलेय। विलेय क्या होते हैं अथवा अविलेय क्या होते हैं, इससे पहले हम एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक का पाउडर, बालू अथवा लकड़ी के बुरादों के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर, कुछ चम्मच में चीनी भरकर, दूसरे में नमक डालिए तथा इसी प्रकार उन सब में लकड़ी के बुरादे और जितनी वस्तुएं इसमें बताई गई हैं उन सबको डालिए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, उसे हिलाइए। उसमें गिलास में नमक, चीनी, चाक का पाउडर, बालू और लकड़ी के बुरादे डालने के बाद उसे अच्छे से हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अब जिन चीज़ों को आपने मिलाया है उसे आप अब देखिए कि क्या वे मिल गए हैं कि नहीं मिले हैं। इस परीक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाए गए अनुसार नोट के अनुसार उन्हें बताइए। अपने परीक्षणों की सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। ठीक है, अब इनमें से कौन सी चीज़ें घुल जाती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं घुलती हैं, उनके बारे में इस सारणी में हम बताएं। जैसे विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना है, तो जैसे नमक हुआ, नमक जल में पूर्णतः घुल जाता है, यह हमें दिखाई नहीं पड़ता। अब चीनी है, चीनी भी जल में पूर्णतः घुल जाता है, लेकिन यह नमक से अधिक समय लेता है। अर्थात ये दोनों विलेय हैं, जो घुल जाए वो विलेय पदार्थ हुए। अब जैसे बालू हुआ, ये नीचे बैठ जाएगा, ये अविलेय है। अब जैसे चाक पाउडर हुआ, ये घुलेगा लेकिन इसे टाइम लगेगा, ये बहुत देर में घुल जाएगा। लकड़ी का बुरादा हुआ, चाक का पाउडर ये भी घुलेगा लेकिन ये अपना रंग दिखाएगा। ये जैसे जैसे चूना घुलता है तो वाइट हो जाता है, वैसे वाइट हो जाएगा।
लकड़ी का बुरादा हुआ, ये नहीं घुलेगा, ये उसके ऊपर तैरने लगेगा। तब हम अपना टॉपिक देखते हैं, क्या, विलेय अथवा अविलेय। ठीक है, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, जैसे बताया मैंने ऊपर, जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, विलीन हो गए अथवा घुल गए हैं। हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। जो पदार्थ जल में घुल गए या पूरी तरह से एकदम गायब हो गए, उसमें घुल गए, वे विलेय पदार्थ हुए। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। उन्हें बहुत देर तक हिलाएंगे, लकड़ी के बुरादे को, बालू को, तो ये उसमें नहीं घुलेंगे, अतः ये पदार्थ जल में अविलेय पदार्थ हैं। ठीक है, आपने ये जान लिया विलेय और अविलेय क्या है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो सकते हैं? आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या, जैसे द्रव, अन्य द्रव हुए, जैसे तेल हुआ, केरोसिन का तेल हुआ या नारियल का तेल हुआ, कोई तेल क्या जल में विलीन है कि नहीं है, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे एक्टिविटी 4 है, एक्टिविटी 5 है, इसमें बताया गया कि जो द्रव है वो जल में विलेय है कि नहीं है। जैसे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल या मतलब केरोसिन अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए, कांच की एक गिलास लीजिए, उसे आधा जल से भरिए, अब उसे चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए, उसे मिलाइए। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। अब इसके बारे में हम साइडी बनाए हैं, उसमें देख लेते हैं। जैसे सिरका, भली भांति यह मिश्रित हो जाएगा, यह जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाएगा। जैसे नींबू का रस, यह भी भली भांति मिश्रित हो जाएगा। सरसों का तेल, अब ये जितने तेल हैं, जैसे नारियल का तेल, सरसों का तेल, केरोसिन, ये भी तो एक तेल ही है, ये सभी उसमें मिलेंगे नहीं, ये उसके ऊपर तैरने लगेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है चित्र में, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। जैसे ये तेल हुए, जल के ऊपर तैरने लगे हैं। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ यह प्रयोग कीजिए और दोहराइए। ये अपने परीक्षणों का प्रयोग 4.2 में लिखिए, जो साड़ी ऊपर 4.4 है उसे आप उसमें लिखिए। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे कुछ द्रव, जैसे हुआ सरसों, जैसे नींबू का रस हुआ, सिरका हुआ, ये जल में पूरी तरह से मिल जाते हैं, और जबकि जैसे तेल हुए, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन हुआ, ये उसमें नहीं घुलते हैं और ऊपर के साइड ये अपना खुद का लेयर बना लेते हैं। जैसे इधर ऊपर चित्र में दिया है, ये अपना यहाँ पे खुद का एक लेयर बना लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो द्रव जो उसमें मिल गए, जो जल में मिल गए, वो जल में विलेय द्रव हैं, और जो नहीं मिले हैं वो जल में अविलेय द्रव हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कुछ गैस जल में विलेय हैं जबकि कुछ अन्य नहीं है। ठीक है, सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के उत्तरजीविका के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आपने सोचा है, तो जल में जीव रहते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो जल में जो घुले ऑक्सीजन है उनसे ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं, जिनसे वो जीवित रहते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। जैसे लकड़ी हुआ, ये जल में डूब तैरता है। जैसे धातुएं हुए, जितनी लोहा, तांबा, ये सब ऊपर, ये सब नहीं, ये सब नीचे बैठ जाते हैं। क्रियाकलाप 4 जैसे मैंने ऊपर करवाया है, उस करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल में पृथक हो जाते हैं। जैसे जो चीज़ उसमें नहीं घुलेगा वो तो अलग हो जाएगा। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। जैसे तेल ऊपर चले जाते हैं, इसमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वो जल के पृष्ठ पर बैठ जाते हैं और कुछ उसके ऊपर तली पर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है?
सही है ना। जैसे कुछ चीज़ें ऊपर तैरने लगती हैं और कुछ चीज़ें नीचे में तली पे बैठ जाती हैं जो नहीं घुलती हैं, जैसे इधर ऊपर चित्र में दिया है। ठीक है, इसमें से बहुत सी उदाहरण देखते हैं जिससे पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां एवं कंकड़ को आप किसी तालाब में फेंकिए और शहद की कुछ बूंदें जिसे आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। जैसे लकड़ी हुई, पत्ती हुई, ये ऊपर तैरने लगेगा और कंकड़ फेंकेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों की पांच पांच उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं या डूबते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करते हैं। जैसे कुछ पदार्थ हुए, जैसे जितने तेल हुए, सरसों का तेल, नींबू का तेल, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें जल के ऊपर तैरती रहती हैं। और जैसे जितनी धातुएं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये जितनी धातुएं हैं ये सभी नीचे जल में बैठ जाती हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब दो किसी चीज़ के आर पार देखने की क्षमता। ठीक है, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उस स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई न दें। आपने इस स्थानों की क्यों नहीं सोच आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों ने लुका छिपी खेला हो तो क्या आप लोग कभी शीशे के पीछे छुपेंगे। क्यों छुपेंगे भाई, क्योंकि उसके पीछे तो हम लोग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, कि आपने कभी स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। उस पदार्थ अथवा सामग्रियां जिसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। जो पदार्थ जिनसे होकर हम आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिए। जिन पदार्थों के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, कांच, जल, वायु एवं कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। कांच हुआ, जल में भी हम स्वच्छ जल जो होता है उसमें आप देखेंगे तो नीचे तक दिख जाएगा। वायु में वायु पारदर्शी होती है। प्लास्टिक, बहुत सी प्लास्टिक ऐसी होती है जो पारदर्शी होती है, सभी प्लास्टिक नहीं। अब आगे देखते हैं। कांच, प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना पसंद करता है जिनसे उन वस्तुओं को हम देख सकें। अब ऐसे चीज़ों में नहीं रखेगा। अगर लकड़ी के डिब्बे में रखे तो उसे हम देख ही नहीं पाएंगे, तो हमारे लेने की इच्छा ही खत्म हो। हम देखेंगे नहीं तो लेंगे कहाँ से। इसलिए वो हमें कांच या प्लास्टिक के डिब्बे में या किसी चीज़ में बंद करके रखता है जो पारदर्शी होते हैं, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक दुकान का चित्र दिया है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी करते हैं। जैसे जो पदार्थ जिनको हम आर पार नहीं देख सकते हैं वे अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। जैसे कोई लकड़ी का हुआ, कोई धातु या डिब्बा बना हुआ, उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं। यदि आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है, क्योंकि उसे हम देख ही नहीं पाएंगे। लकड़ी, गत्ता अथवा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है, आप समझ गए अपारदर्शी क्या है। क्या आप यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूहित कर सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती जो दिखाई भी देती हों और पूर्ण रूप से न दिखाई देती हों। इनके बारे में आप विचार कर सकते हैं। इन दोनों को दो ही भागों में नहीं बांट सकते कि एक पारदर्शी चीज़ हुई, एक अपारदर्शी चीज़ हुई। जैसे आप एक्टिविटी 6 को देखते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको। 6 में क्या है, कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आप अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। एक कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने के तेल या मक्खन को डालकर इसे फैलाइए।
कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। तो अब आप इसको देखेंगे तो वो पूरा प्रकाश तो नहीं आएगा, लेकिन वो आर पार दिखेगा। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह देख पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परंतु यह आप एक चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वो स्पष्ट तो एकदम पूर्णतः स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत हद तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे हम आगे देखते हैं, कदाचित नहीं, जैसे इसमें क्या पूछा, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं भाई, पूर्ण प्रकाश नहीं आ रहा है। कदाचित नहीं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उसे परिभाषी कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उसे पारभासी कहते हैं। ठीक है, कागज पर लगे उसे तैलीय धब्बों को याद कीजिए और जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण में किया था, वह भी परिभाषी ही था, जो वो भी आर पार ही दिखता था, मतलब पूर्णता ना होकर। क्या आप परिभाषी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः इन पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा परिभाषी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च की कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरे ओर एक प्रेक्षण किया। क्या यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी या पारिभाषी है? इसमें भी हम देख सकते हैं, अगर आप कभी टार्च जला के देखेंगे तो हमें लाइट तो पूरी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ आंशिक रूप से आ रही है, जो हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। अतः यह पारिभाषी हो सकता है, जैसे यहाँ ऊपर चित्र में दर्शाया गया है। तो आगे हम देखते हैं। हमने यह सीखा है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा उनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रण होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारिभाषी हो सकते हैं। ये पदार्थ इन तरीकों से बांटे जा सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, हम पदार्थों का समूहन कैसे करेंगे, जो चैप्टर का नाम है, उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर उनके आधार पर उनका समूह बनाया जा सकता है। हमें पदार्थों के समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन करके अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं को भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी जाए। इस प्रकार की वस्तुओं द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसी उदाहरण से, जैसे अगर हम इन सबको अलग अलग बिखेर के रखेंगे तो हमें ढूंढने में परेशानी होगी। जैसे इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को, पंसारी मतलब एक दुकानदार, पंसारी प्रायः सभी प्रकार की बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, जबकि साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज एवं दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। ये सब चीज़ें अलग अलग समूह में अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है, जिससे उनमें उसे दिक्कत ना हो, एक प्रकार की पदार्थ एक जगह पर रहे। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने के एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किसी भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके हम कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। कठोर मतलब क्या? जो चीज़ बहुत मजबूत हो, जो कठिन हो जिसको हिलाना। ठीक है, अविलेय, वे पदार्थ जो किसी चीज़ में घुलते ना हो, जो मिलते ना हो, जो जैसे जल में जो पदार्थ नहीं घुलता वो अविलेय है। जैसे धुतिमय, जो चीज़ चमकीली होती है वो धुतिमय, उसे धुतिमय बोला जाता है। कोई पदार्थ वो तो आपको पता है। अब देख लेते धातु भी आपको पता है धातु क्या है। अपारदर्शी,
अपारदर्शी जिस चीज़ों को आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे रूक्ष, रूक्ष मतलब खुरदुरा, वे चीज़ जो खुरदरी हो, चिकना ना हो, जिसको छूने पे हमें थोड़ा मतलब कि जो चिकने ना हो, वे चीज़ें खुरदरी होती हैं। विलेय, विलेय क्या है? विलेय मतलब कि वे पदार्थ जिसमें कोई भी चीज़ घुल जाए या मिल जाए उसे विलेय बोलेंगे। पारभासी, पारिभाषी वे पदार्थ जिनसे कोई वस्तु पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से दिखाई देती है उसे पारिभाषी बोलते हैं। पारदर्शी, अभी पारदर्शी क्या है? पारदर्शी मतलब कि जिसे कोई चीज़ पूर्ण रूप से आर पार दिखाई दे, जैसे शीशा हुआ, कुछ प्लास्टिक हुए। अब इस चैप्टर का हम सारांश देख लेते हैं। हमने चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी। हमारी चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। ठीक है। किसी किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। कोई भी वस्तु एक या अधिक पदार्थों से मिलकर बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने हर प्रकार की पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। किस प्रकार कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने इसी होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे जितनी धातुएं होती हैं लगभग वो कठोर लगती हैं, और कुछ जैसे कोमल हमने देखा था, क्या था आपका, रुई था। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अविलेय होते हैं। अब ये विलेय और अविलेय क्या होता है? जो चीज़ घुल जाती है, जो चीज़ जल में घुल जाती है वो विलेय है, और जो नहीं घुलती वो अविलेय है। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ पदार्थ जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारिभाषी हैं जो पूर्ण रूप से नहीं लेकिन आंशिक रूप से जिन चीज़ों को देखा जा सकता है वो पारिभाषी हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है। उनके समानता एवं असमानताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग समूह में बांटा जा सकता है। वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। समूह क्यों बनाया जाता है? जिनसे हमें उनके बारे में जानना सुविधाजनक हो, आसान हो। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।